तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। और आज इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टार्स के बारे में और कॉन्स्टलेशंस के बारे में। ठीक है, तो पहले हम लोग जाने किसके बारे में, स्टार्स के बारे में, है ना। और उसके बाद हम लोग किसके बारे में जानेंगे, हाँ, कॉन्स्टलेशंस के बारे में जानेंगे। ठीक है भाई, स्टार्स और कॉन्स्टलेशन में रिलेशन क्या है? स्टार्स और कॉन्स्टलेशन रिलेशन क्या है? स्टार्स और कॉन्स्टलेशन एक ही होता है, मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। लेकिन जब एक ही है तो दोनों में ऐसा डिफरेंट टर्म्स यूज क्यों करते हैं? तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस भी होगा, तो हम लोग वो डिफरेंसेस देखेंगे और फिर समझेंगे अच्छे से कि स्टार्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज है और कॉन्स्टलेशंस का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो नाइट स्काई में हम लोगों को विजिबल होता है, समथिंग दैट सीम्स ट्विंकलिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? स्टार्स बोलते हैं। सबसे सुंदर स्काई जो है कब विजिबल होता है, कौन बताए? हाँ, जो क्लियर विजिबल स्काई होता है वो होता है विंटर का स्काई। क्यों होता है विंटर का स्काई? हाँ, क्योंकि विंटर का स्काई क्लाउडी नहीं होता है। जो समर का स्काई होता है ना, वो क्या होता है? क्लाउडी होने की वजह से क्या होता है ना, कि जो बहुत सारे स्टार्स है वो विजिबल नहीं होता है। समझ गए भाई? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर स्टार्स को अच्छे से देखना है तो इसके लिए बेस्ट टाइम क्या होता है? विंटर होता है। लेकिन ध्यान देना है, बहुत सारा ऐसा कॉन्स्टलेशंस है, इसके बारे में लोग आगे जानेंगे कि वो सर्टेन सीजन में विजिबल होता है ना। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक के बारे में, ओरियन के बारे में। इसको कई जगह पे ओरायन में लिखा जाता है, तो वो विंटर में क्लियरली विजिबल होता है, समर में नहीं होता है ना। ऐसा बहुत सारा कॉन्स्टलेशन है जो विंटर में विजिबल होता है, समर में नहीं होता है। कुछ एक कॉन्स्टलेशन उसी तरह से जो समर में विजिबल होता है, विंटर में विजिबल नहीं होता है। लेकिन स्काई एक्सप्लोरेशन के लिए जो सबसे सुटेबल और बेस्ट टाइम होता है वो होता है विंटर का स्काई। ठीक है, समझ गए भाई? तो स्टार समझ में आ गया, स्टार्स के पास क्या होता है। स्टार्स और प्लैनेट में अगर डिफरेंस पूछा जाए तो क्या होगा? प्लैनेट और स्टार्स में क्या डिफरेंस? नाइट की स्काई में ऐसा जो बहुत ज्यादा लाइट वाला होता है कई सारा, वो प्लैनेट है एक्चुअली, है ना। जैसे तुमको पता हो कि वेनस जो है उसको हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोलते हैं ना। सबसे पहले जो आसमान में स्टार आता है वो कौन है? वेनस ही है। तो अब सोचेंगे जरा सा, अगर हम लोग ऐसे देख रहे हैं स्काई तो स्टार जैसा दिख रहा है वैसा ही तो प्लेनेट भी दिख रहा है भाई। फिर दोनों में डिफरेंसेस क्या है? दोनों में डिफरेंसेस क्या है? तो प्लेनेट जो है वो अपना लाइट इमिट नहीं करता है ना। प्लेनेट क्या करता है? इट मेरली रिफ्लेक्ट्स द इंसिडेंट लाइट, while stars have their own light, है ना। stars emit their own light while planets do not। क्लियर है? प्लैनेट्स क्या करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है किसको? इंसिडेंट लाइट। क्लियर हो गया? इसका मतलब है कि प्लैनेट जो है उसके पास लाइट आ रहा है किसी न किसी स्टार का। समझ बात आ गई? और स्टार के पास लाइट कहां से आ रहा है? उसका अपना ऑन लाइट है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, जैसे अगर तुम्हारे रूम में बल्ब जल रहा है, बल्ब क्या हो गया? स्टार हो गया, क्योंकि बल्ब के पास क्या है? अपना लाइट है। सामने में तुम्हारे मिरर लगा हुआ है, मिरर का रिफ्लेक्शन जा रहा मान लो किसी दूसरे रूम में या कहीं और, तो मिरर क्या हो गया? वो बिहेव कर रहा है किसके? प्लैनेट्स की तरह, है ना। वो रिफ्लेक्टर का काम कर रहा है। समझ गए बात को? तो मिरर से हम लोग जो लाइट दे रहे हैं वो मिरर का लाइट नहीं है। जैसे हम लोग सनलाइट में भी ऐसा मिरर को रिफ्लेक्ट करके डार्क रूम में लाइट दे सकते हैं ना, तो वो लाइट जो है वो किसका? मिरर का लाइट है क्या? मिरर का लाइट है क्या वो? नहीं, वो लाइट सन का है। मिरर मेरली रिफ्लेक्ट्स द लाइट, है ना। मिरर काम क्या होता है? रिफ्लेक्शन का काम है बस, उसके बाद अपना लाइट नहीं है भाई। ऐसा ही काम प्लैनेट्स करते हैं, ऐसा ही काम सैटेलाइट्स करते हैं, लेकिन स्टार के पास अपना होता है। ठीक है, समझ में बात आई? अब है क्वेश्चन कि वाई डू वी सी स्टार्स। हम लोग स्टार्स को क्यों देखते हैं भाई? क्यों दिख जाता है स्टार्स, है ना। और बहुत सारे क्वेश्चंस है। स्टार्स फिर छोटा क्यों दिखता है इतना? क्या उसका साइज छोटा ही है क्या?
अगर बड़ा है तो फिर इतना छोटा क्यों दिखता है? दीज आर द क्वेश्चंस वी हैव टू फेस। स्टार्स एमिट देयर ऑन लाइट। स्टार के पास अपना लाइट होता है, वो अपना लाइट एमिट करता है, इसीलिए वो क्या होता है हमारे लिए क्लियरली विजिबल होता है। देखो भाई, दो तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग देख सकते हैं। पहला, जो खुद ही लाइट एमिट करता हो, लाइक स्टार, लाइक इलेक्ट्रिक बॉल्ब्स। दूसरा, ऐसा सारा ऑब्जेक्ट जो लाइट तो एमिट नहीं कर रहा है, लेकिन उस पर किसी भी सोर्स से लाइट आ रहा हो और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आ रहा है, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्स को देखने का रीजन क्या होता है? स्टार्स एमिट देयर ऑन लाइट। प्लैनेट्स को देखने का रीजन क्या होता है? प्लैनेट्स रिफ्लेक्ट द इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट फ्रॉम स्टार्स। किसी न किसी स्टार से इंसिडेंट हो रहा लाइट, उसको वो क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है, और रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रहा है? हमारे आंखों तक आ रहा है, इसीलिए वो चीज हमारे लिए क्लियरली विजिबल है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब है ये क्या? सन। सन देखने में कैसा लगता है? यहां से छोटा सा लगता है इन कंपेरिजन टू आवर अर्थ। हमारा अर्थ कितना बड़ा लगता है? बहुत बड़ा लगता है भाई। देखो ना, ये कितना बड़ा लग रहा है देखने में, इसके कंपेरिजन में ये तो छोटू जैसा लग रहा है, देख के नहीं लग रहा। लेकिन अर्थ का साइज जो है वो सन की तुलना में बहुत ही छोटा है। समझ गए बात को? सन जो है वो क्या है? बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन हमसे बहुत बहुत दूर होने की वजह से वो छोटा दिखाई देता है। ऐसा ही प्लैनेट के साथ भी है, ऐसा ही अदर स्टार्स के साथ भी है। जो भी ट्विंकलिंग स्टार्स हम लोगों को नाइट स्काई में दिखाई देता है, दे ऑल आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, है ना? और बहुत दूर दूर होने की वजह से उसका साइज क्या होता है? हम लोगों को छोटा दिखता है। समझ गए? क्लियर हुआ? सन जो है, लेकिन बाकी सन अगर स्टार है, सन क्या है? सन क्या है? स्टार। और ये सन भी है। अगर क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए नियरेस्ट स्टार हमारा क्या है, तो क्या आंसर देंगे? नियरेस्ट स्टार हमारा सन है भाई। हमारे सबसे नियरेस्ट स्टार कौन है? सन है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सोलर सिस्टम का नियरेस्ट स्टार कौन है, तब बोलेंगे प्रॉक्सिमा सेंटोरी। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन पूछे कि सेकेंड नियरेस्ट स्टार, तब जाके बोलेंगे प्रॉक्सिमा सेंटोरी। या फिर नियरेस्ट स्टार टू द सोलर सिस्टम, तो भी बोलेंगे प्रॉक्सिमा सेंटोरी। बट द नियरेस्ट स्टार इज सन, बिकॉज सन आल्सो अ स्टार। ठीक है, तो सन स्टार, लेकिन सन का साइज जो है बहुत बड़ा दिखता है इन कंपैरिजन टू अदर स्टार्स, है ना? ऐसा क्यों है? इसका रीजन क्या होता है? सन जो है हमारे काफी करीब है अदर स्टार्स के कंपैरिजन में, तो जो चीज जितना नजदीक होता है उसका साइज उतना बड़ा दिखता है। क्लियर हो गया? जो चीज, जैसे तो हम लोग पतंग करते हैं, उड़ाते हैं, तो जैसे पतंग आसमान में जाता है उसका साइज छोटा होते जाता है ना। जैसे तुम एरोप्लेन देखते हो आसमान में, तो काफी छोटा दिखता है। जितना बड़ा आसमान में देखते हो, क्या उतना बड़ा साइज है उसका? क्या नहीं, इसका साइज तो बहुत बड़ा होता है। लेकिन जैसे आसमान में जाता है, क्या उसका साइज क्या हो जाता है? छोटा। इसका मतलब क्या हुआ? चीजें जैसे जैसे हमसे दूर होती जाएंगी, उसका साइज हमको छोटा प्रतीत होता है। ठीक है, ये विजन का इल्यूजन होता है। समझ गए बात को? समझ गए बात को? तो इसीलिए अगर स्टार छोटा है, इसका मतलब दिखता है छोटा, मतलब इसका मतलब ये नहीं, तो साइज भी छोटा है। इसका मतलब ये है कि वो हमसे बहुत दूर है। और सन का साइज अगर बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब सन हमसे नजदीक है। क्लियर हो गया? समझ में बात आ गई? तो स्टार जो है हमसे दूर, अगर पूछा जाए कि छोटा क्यों दिखता है भाई, सन भी अगर स्टार है, सन बड़ा क्यों दिखता है, तो भाई यही रीजन है। ठीक है, समझ गए? तो सन क्या है? क्लोजर है। किससे? इन कंपैरिजन टू अदर स्टार्स। तो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ क्या है? इट इज अराउंड 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर ओनली, है ना? ये बैंक वाला ओनली है, 10 करोड़ ओनली चेक पे लिखा रहता है। लेकिन ये क्या है? 15 करोड़ किलोमीटर है ना? इस पे बहुत सारा तुम देखे होगे कि ऐसा सोशल साइट्स पर या यूट्यूब वगैरह घूमते रहता है आजकल, वो हनुमान चालीसा वाला कॉन्सेप्ट। तुलसीदास जी के टाइम में भी ये डिस्टेंस लोगों को पता था, है ना? बाद में नासा फाइंड किया तो डिस्टेंस ऑलमोस्ट एक्यूरेट निकला। नहीं, वो क्या कहते हैं उसमें था, युग सहस्त्र योजन पर भानु। हाँ जो भी है, तो आगे बढ़ते हम लोग। तो अर्थ और सन का बीच का डिस्टेंस कितना है भाई? 15 करोड़ किलोमीटर है भाई। 15 करोड़ किलोमीटर, सोचो जरा सा, है ना?
तो इस तरह का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज करते हैं, लाइट ईयर। अब हम लोग थोड़ा सा समझेंगे लाइट ईयर क्या होता है ना। जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है उसको किसमें एक्सप्रेस करते हैं, लाइट ईयर्स में करते हैं। तो लाइट ईयर को कैसे निकालते हैं इसको, और एक लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस कितना किलोमीटर होता है इसको समझना है थोड़ा सा, ताकि तुमको इमेजिन करने में या कंपेयर करने में हो सुविधा। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है इन एयर और वैक्यूम, किसी को पता है क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और इतना ही वैक्यूम में भी माना जाता है, ये कितना है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, कितना है, या फिर इसको हम लोग लिखते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो, है ना। ये क्या हो गया, ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है भाई, और ये जो डिस्टेंस है 3 लाख किलोमीटर का, ये पर सेकेंड है, यानी लाइट जो है 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 3 लाख ओनली, 3 लाख किलोमीटर ओनली, है ना। अब समझना जरा था in 1 second, in 1 second light travels around 3 lakhs किलोमीटर। ठीक है भाई, तो इन 60 सेकेंड्स कितना होगा, इंटू 60 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 1 आवर में कितना सेकेंड होता है, 1 आवर में कितना होता है 3600 सेकेंड होता है ना, 60 इंटू 60 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या हो गया, 1 घंटा में अगर हमसे कोई पूछे कि लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो क्या बोलेंगे उसको, ज्यादा कुछ नहीं 3 लाख इंटू 3600 किलोमीटर, है ना। इतना किलोमीटर वो कितना ट्रेवल करेगा इन 1 आवर। अब है 1 आवर में इतना कर रहा है, तो 24 आवर्स में कितना करेगा, तो 24 आवर्स में अगर हमसे कोई पूछे कि 24 आवर्स में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो क्या हो जाएगा 3 लाख इंटू 3600 इंटू 24। ठीक है, 1 घंटा में इतना, 24 घंटा में इतना। आप पूछेगा कि 24 घंटा में, तो इसका मतलब इन 1 साल में कितना करेगा, इंटू 365 कर देगा। तो ये जो इसका जो वैल्यू आएगा, ये जितना भी किलोमीटर हो जाए, ये किलोमीटर क्या होगा, 1 लाइट ईयर का मतलब हुआ इतना किलोमीटर। समझ में बात आई? तो 1 लाइट ईयर निकालने का तरीका क्या है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 60 सेकंड में 3600 सेकंड में, यानी 1 आवर में निकल गया। 1 आवर में निकल गया तो 24 आवर्स में निकाल लेंगे, और फिर 1 ईयर के लिए हम लोग 365 डेज का 1 ईयर लेते हैं तो इंटू 365 कर देंगे। तो इतना जो किलोमीटर होगा, ये किलोमीटर क्या होगा, 1 लाइट ईयर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1 लाइट ईयर इक्वल टू 3 लाख इंटू 3600 इंटू 24 इंटू 365 किलोमीटर। ठीक है भाई, इतना किलोमीटर होता है 1 लाइट ईयर। ठीक है, तो अब हम लोग पता करते हैं कि हमारा जो डिफरेंट स्टार्स है वो कितना लाइट ईयर हमसे दूर है। जो सबसे नियरेस्ट स्टार है उसका नाम क्या है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। क्या नाम है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। लिख लिए इसको क्या, हाँ लिख लिए। 1 लाइट ईयर का मतलब समझ में आ गया, 1 लाइट ईयर का मतलब 3 लाख इंटू 3600 इंटू 24 इंटू 365 किलोमीटर ओनली, है ना। सन का लाइट हमारे तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, अराउंड 8.5 मिनट्स, नहीं 8.5 मिनट लगता लगभग, है ना। अब सोचो जरा सा, तो इसका मतलब है कि सन कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर। कितना दूर है भाई, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है भाई, तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब अगर कोई पूछेगा कि 1 लाइट ईयर का मतलब क्या समझते हैं, तो बता देंगे उसको। क्या बताएंगे कि स्पीड ऑफ लाइट ले लीजिए, और उसको जो है सेकंड में अगर है तो उसको आवर में बना लीजिए, और फिर आवर में अगर जैसे हो गया उसको डे बना लीजिए, और डे जैसे बन गया उसके बाद उसको
ईयर बना लीजिए। तो ये जो किलोमीटर आया, ये किलोमीटर क्या हो गया, ये 1 लाइट ईयर का वैल्यू हो गया। ठीक है भाई, समझ में आई बात? देखना भाई, तो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ जो है वो कितना है, 8 लाइट मिनट्स है। 8 लाइट मिनट्स मतलब, इसका मतलब होगा 8 मिनट लगता है सन का लाइट को अर्थ तक पहुंचने में। तो अब अर्थ का लाइट अगर 8 मिनट में आ रहा है तो कितना डिस्टेंस होगा, इसको कैलकुलेट करके देखें एक बार। 8 मिनट का मतलब कितना सेकंड हो गया, 8 इंटू 60 सेकेंड होगा ना, नहीं होगा, और इंटू 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, तो कितना सेकेंड्स में, 8 इंटू 60 सेकेंड्स में, 1 सेकेंड होता है ना, तो 8 इंटू 60 सेकेंड्स में कितना हो गया, ये कैलकुलेट करो। ठीक है भाई, तो ये अराउंड होता है कितना, 15 करोड़ किलोमीटर के। ठीक है, 14 करोड़ कुछ आता है, लेकिन 15 करोड़ उसको हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार जो है हमारे नियरेस्ट स्टार अदर देन सन, या फिर सोलर सिस्टम का जो नियरेस्ट स्टार है उसका नाम क्या है, अल्फा सेंचुरी ना, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, ये सेकंड नियरेस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी है उसके बाद ना। तो इसका डिस्टेंस कितना है भाई, अल्फा जो है उसका डिस्टेंस है ओनली 4.3 लाइट ईयर्स। 4.3 लाइट ईयर्स का मतलब समझ में आ रहा है, इसका मतलब उसका लाइट हम तक पहुंचने में 4.3 ईयर्स लगता है। यानी जो सेकेंड नियरेस्ट स्टार है ना, सोचो यूनिवर्स कितना बड़ा है, इमेजिन करो कि हमसे जो सबसे नियरेस्ट स्टार है ना वो 4.3 लाइट ईयर्स दूर है ना। ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी अल्फा, देखो एक बार गूगल करो तो नियरेस्ट स्टार हमारा हो गया सन, सन के बाद हो गया प्रोक्सिमा सेंचुरी। ध्यान देना भाई, सन के बाद क्या है, है ना, ये सेकेंड नियरेस्ट स्टार है। ठीक है, सेकेंड नियर मतलब प्रोक्सिमा सेंचुरी के बाद, और डिस्टेंस दोनों का ऑलमोस्ट इतना ही है, 4.3 ही है, एक का 4 पॉइंट कुछ कम है ना, 4.246, तो एक का है 4.24 और एक का है 4.36। ठीक है, अल्फा का जो है ना ये डिस्टेंस, अल्फा का डिस्टेंस ये ठीक लिखा हुआ है, और इसका जो है ना 4.24, हाँ ये लाइट ईयर है। ठीक है भाई, ये डिस्टेंस है तो ऑलमोस्ट सेम ही है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फा सेंचुरी है उसका लाइट अर्थ तक आने में कितना टाइम लगेगा, 4.3 लाइट ईयर्स लगेगा। यानी आज जो तुमको वो अल्फा सेंचुरी का जो लाइट आज दिख रहा है ना, इसका मतलब है अल्फा सेंचुरी से वो लगभग 4.5 साल पहले चला, 4.5 साल पहले चला, लाइट की स्पीड से चला, तब जाकर के आज हम तक पहुंच पाया है बेचारा। ठीक है, समझ लो कितना इंटरेस्टिंग है। आप सोचो कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर कोई स्टार जो है आज हमको विजिबल हो जाए, जहां मान लो कि लाइट भी है, सपोज करो एक स्टार है, तुम कैसे भी देख लो, तुम उसको टेलीस्कोप से ही देख लो। आज अभी एक बना टेलीस्कोप, नासा एक टेलीस्कोप बना है ना, क्या नाम है उसका, पहले था एक हबल टेलीस्कोप था ना, अभी एक जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो हबल टेलीस्कोप से भी कहीं 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 ज्यादा पावरफुल बना है, हाल में लॉन्च हुआ है, समझ गए। अभी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप कौन सा है, जेम्स वेब है, पहले था हबल का, ये पहला था, पुराना टेलीस्कोप था ये। अभी दुनिया का सबसे बढ़िया टेलीस्कोप कौन है, जेम्स वेब। इससे बहुत सारा कंट्री का और भी कंट्रीब्यूशन है, समझ गए। तो अगर आज आदमी एक स्टार को थोड़ा अच्छे से समझना है, इसको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तभी तुम्हें इसमें सोलर सिस्टम पढ़ने में मजा आएगा। आज मान लो किसी स्टार को हम लोग देखते हैं जो मान लो कि 50 लाइट ईयर्स दूर था, कितना दूर था, हाँ 50 लाइट ईयर्स दूर था, सपोज कर लो। या मान लो कि किसी भी ऐसा स्टार पे कोई भी आदमी है ऐसा, वहां मान लो कि लाइफ है ना, और उनके पास, मेरे पास मान लो उसी के पास टेलीस्कोप है, जो मान लो मुझे आज पढ़ाते हुए देख रहा है ना, वो देख पा रहा है, अरे आज ये पढ़ा रहे हैं मान लो उनके पास कोई ऐसा टेलीस्कोप है, तो वो मुझे आज पढ़ाते जो देख रहा है, इसका मतलब क्या है, वो अगर टेलीस्कोप लगा के आज मुझे पढ़ाते देख रहा है, और मान लो कि वो 50 लाइट ईयर्स हमसे दूर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। या फिर मान लो कि वो अर्थ पे आज देख रहा है कि टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है
कि वो जो है इस लाइट को कब देखेगा, आज का जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इसको ये अगर देखना भी चाहेगा तो कब देख पाएगा, आज से 50 साल बाद। ये समझे बात को, यानी ये अगर अभी अर्थ को देखना भी चाहेगा तो इसको अर्थ में क्या दिखेगा, इसमें अर्थ में उसको डेवलपमेंट दिखेगा नहीं। अभी अर्थ में लोग उसको घोड़ा पर चलते हुए, बैलगाड़ी पर चलते हुए दिखेंगे 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 नहीं। क्यों, ये जो है लाइट जो इस पर पहुंचेगा अर्थ का, जो 50 साल पहले अर्थ से लाइट निकला था वही ना ये देख पाएगा, क्योंकि 50 लाइट ईयर्स हमसे दूर है वो। आज से अर्थ 50 साल पहले जिस कंडीशन में था वो अगर अभी देख भी पाएगा ना तो अर्थ को वैसा ही देखेगा। सोचो जरा, है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। यानी हमसे जो बहुत दूर है ना वो अभी हमारा एक्चुअल कंडीशन देख भी नहीं सकता है कि हम अभी टेक्नोलॉजी कितने एडवांस है ये समझ भी नहीं सकता है वो। जितना लाइट ईयर्स दूर होगा उतना पीछे का टेक्नोलॉजी देखेगा हमारा उतना पीछे का रहन सहन देख पाएगा, है ना बहुत फैसिनेटिंग बात। क्यों, क्योंकि उसका तो लाइट ही पहुंचने में इतना लग रहा है, तो हमारा भी लाइट पहुंचने में तो उतना टाइम लगेगा। हमको अगर देख पा रहा है इसका मतलब क्या है, हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट उसका पहुंचा, हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट भी तो पहुंचने में उतना टाइम लगेगा जितना उसका वाला लाइट पहुंचने में हम तक लग रहा है। इसीलिए क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस अपार्ट है उसका हम लोग लाइव सेशन नहीं देख सकते, समझ गए। जैसे अभी क्या करते हैं लोग, ऑस्ट्रेलिया मैच हो रहा है यहाँ देख लेते हैं ना बैठे बैठे, क्या करते हैं लाइव टेलीकास्ट हो रहा है भाई। अगर मान लो सन पर कुछ हो रहा हो या किसी अदर प्लेनेट पर जो 50 लाइट ईयर दूर है, 40 लाइट ईयर दूर है, तुम पहुंच भी गए वहां, लाइव टेलीकास्ट नहीं कर सकते हो। क्यों, लाइव टेलीकास्ट करोगे वहां क्रिकेट, यहाँ लोग 25 साल बाद देखेगा अगर 25 लाइट ईयर दूर है। लो लाइव टेलीकास्ट का मजा लो आप, है ना, समझ गए। ये लाइव टेलीकास्ट वाला मजा किधर है, आस पास तक ही ठीक है, मतलब अर्थ के बेसिस पर ही ठीक है, समझ गए ना। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी हो तो लाइव टेलीकास्ट हो जाएगा, नहीं हो सकता। क्या समझे, क्योंकि जो मैक्सिमम स्पीड है, पॉसिबल स्पीड किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वो क्या है, इतना ही है जितना लाइट का है, दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इससे अधिक स्पीड पॉसिबल ही नहीं धरती पे कुछ, ना साइंस इसको एक्सेप्ट करता है। साइंस क्या बोलता है, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड दैट कैन बी अचीव्ड बाय एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट और एनी एनर्जी और एनीथिंग, एनी वेव्स इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसको क्रॉस नहीं कर सकता कोई, है ना। कोई तुम ऐसा ज्ञान ध्यान कुछ नहीं कर सकते, इससे ज्यादा नहीं होता। समझ गए बात को? तो वो इस कंडीशन में देर से पता चलता है। वो कभी भी जो सैटेलाइट तुम्हारे बहुत नजदीक है ना, जो सैटेलाइट हमसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है वो कोई सा लाइट ईयर में थोड़ी ना दूर है, तो पास में है। नहीं, एक लाइट ईयर तो सन भी नहीं है, सन का भी तो लाइट पहुंचने में 8 मिनट लगता है, 1 साल थोड़ी लगता है ना। तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसका तो सेकंड में पहुंच जाता है ना, तो बहुत दूर थोड़ी है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कॉन्स्टलेशंस, आगे क्या है कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशंस क्या होता है इसको समझना है जरा सा। कॉन्स्टलेशन के बारे में सबसे पहला चीज है ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है। क्या होता है, लेकिन अब तुम कहोगे कि सर ग्रुप ऑफ स्टार तो गैलेक्सी भी है, तो क्या गैलेक्सी कॉन्स्टलेशन है? तो कॉन्स्टलेशन और गैलेक्सी में क्या डिफरेंस, क्योंकि गैलेक्सी क्या है, ये भी तो ग्रुप ऑफ स्टार्स है। नहीं, कॉन्स्टलेशन जो है ना उनका पैटर्न भी फिक्स रहता है। कॉन्स्टलेशन क्या है, पैटर्न इंपॉर्टेंट है। क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार तो है ही है, वो एक डेफिनिट पैटर्न में रहते हैं हमेशा, है ना, एक उनका स्पेसिफिक अरेंजमेंट है। इस कारण से जब भी उसको नाइट स्काई में देखा जाता है उसी पैटर्न में वो विजिबल होता है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, है ना। और जो गैलेक्सी है वो ग्रुप ऑफ स्टार्स, समझ गए। एक गैलेक्सी में बहुत सारा कॉन्स्टलेशंस हो सकता है, समझ गए बात को, क्लियर हो गया। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ऐसा मान लो नाइट स्काई हम लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा नाइट स्काई हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं, इसमें देखो एक पैटर्न ये बना रहा है, ऐसा एक पैटर्न बना रहा है ना। ये जो है ना एक ऐसा कॉन्स्टलेशन है जिसको आप सालों भर देख सकते हैं, है ना। इसको इंडिया में एंशियंट टाइम्स से बोला जाता है और इनको इंडिया में 7 ऋषियों के नाम पर इसका नाम भी रखा गया, एक एक स्टार का, है ना। इसीलिए तो क्या बोलते हैं हिंदी में, सप्तर्षि तारामंडल बोलते हैं, है ना। कॉन्स्टलेशन को तारामंडल बोला जाता है।
और इंग्लिश में इसको बिग डिपर, अर्सा मेजर, है ना, ग्रेट बियर, बहुत सारा नाम। समझ गए बात को। दूसरा है ये जैसे है एक ये भी है ना। बारी बारी से हम लोग कुछ एक कॉन्स्टलेशंस को देख लेते हैं, इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं एक्चुअली, है ना। तो ये देखो, ये थोड़ा डिस्टॉर्टेड डब्ल्यू या डिस्टॉर्टेड एम जैसा नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है ऐसा करके एम या डब्ल्यू टाइप का लिखा हुआ है? नहीं लग रहा है इसका ये लेग को इधर फैला दिए हैं। तो इसका पैटर्न कैसा है? डिस्टॉर्टेड एम या डिस्टॉर्टेड डब्ल्यू जैसा, नहीं। उसके बाद एक है ये है, इसको हम लोग बोलते हैं ओरियन, है ना, या इसको कुछ लोग ओरायन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये ऐसा कॉन्स्टलेशन है जो विंटर में विजिबल होता है। कब विजिबल होता है? विंटर में विजिबल होता है ना। इसको कुछ लोग हंटर कॉन्स्टलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, क्योंकि इसका पोजीशन जो है हंटर जैसा होता है। इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्यों इसको हंटर कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जब भी तुम स्काई में देखोगे ना, तो ये इसी पैटर्न में दिखेगा, है ना। तो इसको देखना, अभी तो विंटर चल ही रहा, तो रात में थोड़ा समय निकाल करके रात के आकाश में जाना है और ढूंढना है इसको भी। ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा और ये भी दिख जाएगा, तो ठीक है। और अभी तुम्हें बताऊंगा कि पोल स्टार कैसे ढूंढना है। तुम पोल स्टार ढूंढोगे, तुम्हें पोल स्टार ही मिलेगा। और फिर हम लोग अभी देखेंगे इसी में आगे कि कैसे पोल स्टार जो है बाकी सारा कॉन्स्टलेशंस जो है ये मूव करता हुआ दिखता है। जैसा सन अपीयर होता है ना, कि सन हम लोग देखते हैं कि सन ईस्ट में राइज होता है, वेस्ट में सेट होता है, ऐसा ही सारा स्टार्स हमको लगता है कि ईस्ट टू वेस्ट वो जा रहा है, ऐसा दिखता है ना, ऐसा अपीयर होता है। लेकिन तुम जब देखोगे पूरी पूरी रात भी नोटिस करोगे, तुम्हें लगेगा पोल स्टार तो अपनी जगह पर फिक्स है ना। तो पोल स्टार अपनी जगह पर फिक्स है, ऐसा है क्या भाई? सारा स्टार ही अपनी जगह पर फिक्स है, पोल स्टार क्या सारा स्टार ही अपनी जगह पर। तो वो फिर हमको घूमता हुआ क्यों दिखता है? क्योंकि हमारा रोटेशन हो रहा है। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, है ना। जैसे तुम बस पर जाते हो तो तुमको बाहर का पेड़ कैसा दिखता है? पीछे भागता हुआ। तुम जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है वो ट्रीज भागा जा रहा है, ऐसा लगता है ना। अर्थ का रोटेशन जो है ना वो वेस्ट टू ईस्ट है, इसीलिए सारा स्टार्स तुमको कैसा लगता है? ईस्ट टू वेस्ट जाता हुआ दिखता है, अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आई? अब तुम्हारे अंदर क्वेश्चन आएगा क्या, जब सारा स्टार ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है तो पोल स्टार क्या वीआईपी स्टार है क्या? हाँ भाई, वीआईपी ही है। क्यों? उसका पोजीशन इंपॉर्टेंट है। पोजीशन मतलब जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनका पोजीशन इंपॉर्टेंट है ना। उस कुर्सी पर जो आदमी बैठता है वो क्या हो जाता है? प्रेसिडेंट, उसका पावर है। उसी तरह से पोल स्टार का जो पोजीशन है ना वो बहुत पावरफुल पोजीशन है। वो पोजीशन क्या है? एक्सिस ऑफ द अर्थ, है ना। पोल स्टार जो है वो कहाँ बैठा हुआ है? एक्सिस ऑफ द अर्थ पर बैठा हुआ। इसीलिए अर्थ का रोटेशन का उस पर कोई इल्यूजनरी इफेक्ट आता नहीं है। वो लगता है जैसे फिक्स है, भाई सारा स्टार ही फिक्स है, लेकिन उसका पोजीशन जो है इंपॉर्टेंट है, जिस कारण से हमको दिखता है कि वो फिक्स है। समझ गए? अभी इन सबको थोड़ा सा हम लोग पिक्चरियल प्रेजेंटेशन में देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो ये देखना है कि ग्रुप ऑफ स्टार तो है, लेकिन साथ ही साथ क्या है इनका फिक्स पैटर्न। ये फिक्स पैटर्न होने की वजह से इनको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। और ये अर्थ पर अवेलेबल बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स है जिससे हम लोग क्या करते हैं? इसको रिजेंबल किए, कंपेयर किए हैं, और उसी के साथ हम लोग क्या करते हैं? इसका नाम देते हैं, इसका नामकरण संस्कार किए हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टलेशन क्या हो गया? ये ग्रुप ऑफ स्टार हो गया, और उसका क्या होता है? रिकॉग्नाइजेबल शेप होता है, और वो फिक्स शेप होता है, वो कभी उसका शेप चेंज भी नहीं होता। ऐसा नहीं कि विंटर में अलग हो गया, समर में अलग हो गया, कल ऐसा था परसों वैसा हो गया, ऐसा नहीं। वो अपने फिक्स्ड और डेफिनेट शेप में थ्रू आउट द ईयर तुम्हें मिलेगा, जब भी मिलेगा, ठीक है। समझ गए? अब है अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। जो पहला कॉन्स्टलेशन देखे थे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। और ये सबसे फेमस कॉन्स्टलेशन में से एक है, और ये समर टाइम में बहुत अर्ली दिखाई देता है, विंटर स्काई में भी ये विजिबल होता है। समझ गए बात को? और इसमें कितना स्टार्स है? 7 प्रोमिनेंट स्टार्स हैं। इसका मतलब होता है कि कुछ और स्टार्स भी हैं जो कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, ये क्लियरली विजिबल नहीं, लेकिन इसमें 7 प्रोमिनेंट स्टार्स हैं जो क्लियरली और वेरी ब्राइट स्टार्स हैं और हमेशा दिखते हैं, ठीक है भाई। ये कैसा दिखता है? क्वेश्चन मार्क जैसा, या फिर बिग डिपर जैसा, या फिर ग्रेट बियर जैसा। इसीलिए बियर जैसा दिख रहा है ना, इसीलिए इसका नाम ग्रेट बियर भी बोलते हैं। समझ गए बात को?
समझ गए। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अर्सा मेजर भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करते हैं, नाइट स्काई में चले जाओ, अर्सा मेजर का जो ये नीचे वाला दोनों स्टार है इस पे फोकस करो और नॉर्थ की तरफ ध्यान देना। तुम खड़े हो जाना किधर, नॉर्थ की साइड फेस करके। और अर्सा मेजर का जो देख रहा नीचे वाला स्टार, मतलब ये दोनों नहीं लेना है, ये भी नीचे वाला दिखता है। नीचे मतलब इसको ले लेना ऊपर वाला और इसको ले लेना नीचे वाला जो इसके अगेंस्ट है, ऐसा वाला है ना। ऊपर नीचे का मतलब ये मत समझना, है ना, ये नहीं है। ऊपर नीचे का मतलब ये है ना। तो ये वाला लाइन जो है इसके ठीक अगेंस्ट आना, ये इस साइड। और ये जो दो स्टार है, एक ये इन दोनों को ऐसा कनेक्ट करते हुए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है स्पेस में, किधर, नॉर्थ की तरफ। ऐसा नॉर्थ की साइड खड़े हो जाना, इनका बॉटम स्टार से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना टुवर्ड्स नॉर्थ। किधर करना है, हाँ, टुवर्ड्स नॉर्थ। तो जैसा टुवर्ड्स नॉर्थ ऐसा ड्रॉ करोगे इमेजिनरी लाइन, तो काफी दूर में जाकर के एक कम चमकीला स्टार मिलेगा तुमको। ये वेरी ब्राइट दिखाया हुआ है यहाँ, लेकिन पोल स्टार जो है बहुत ब्राइट स्टार नहीं है, डिम स्टार होता है, इसमें उसका लाइट कम दिखता है। जैसे इसका 7 स्टार जो है ना वेरी ब्राइट स्टार है, जो अर्सा मेजर है, इतना ब्राइट स्टार पोल स्टार नहीं है। ठीक है, इन दोनों को ऐसा, लेकिन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे नॉर्थ की साइड, एक कम जो है लेस ब्राइट स्टार तुमको दिखेगा, वो क्या है, वही है क्या, पोल स्टार। आप पोल स्टार ढूंढ लेंगे। अब जब तुम पोल स्टार ढूंढ लोगे ना तो तुमको क्या दिखेगा, तुमको दिखेगा ये अर्सा मेजर जो है ना, ये पोल स्टार के चारों तरफ घूम रहा है, ऐसा दिखेगा तुम, ऐसा ये घूम रहा है ऐसा करके चारों तरफ इसी के। ये एक्चुअली इसके चारों तरफ घूम नहीं रहा है, क्योंकि हम घूम रहे हैं ना, तो और हमारी एक्सिस पर है, तो हमको क्या लग रहा है अर्थ के एक्सिस के चारों तरफ सारा स्टार्स घूम रहा है। ठीक है, ये इल्यूजन होता है एक्चुअली, समझ गए बात को। तो तुम जब रात में देखोगे तुमको लगेगा अरे सारा स्टार लगता है पोल स्टार हो गया बॉस, और इसी का चक्कर काट है। ये इल्यूजन है, ये ट्रुथ नहीं है, समझ गए। और ये इल्यूजन आता है हमारे रोटेशन की वजह से, हमारे मतलब, हाँ, समझ गए बात को। तो ये जो है ये क्या हो गया, पोल स्टार हो गया, समझ में आया सबको। अब है ये अर्थ, और ये है अर्थ का एक्सिस, है ना। और अर्थ के ठीक एक्सिस पे कौन आ रहा है, अब देखो कि अर्थ कितना भी घूमता रहेगा पोल स्टार घूमता हुआ लगेगा, क्योंकि एक्सिस पर ही बैठा हुआ है। क्या समझे, समझ गए बात को। तो पोल स्टार का लोकेशन क्या हो गया, हाँ, और किधर है, कौन से एक्सिस की तरफ है, कौन से पोल की तरफ है, नॉर्थ पोल की तरफ है, समझ गए बात को। और पोल स्टार से क्या होता था, जो पुराने समय में सेलर्स लोग होते थे वो उससे डायरेक्शन पता करते थे। क्यों, पोल स्टार का पॉइंट जगह फिक्स है, हमेशा नॉर्थ में ही होता है। जैसे दिन में हम लोग सन से डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं, नाइट स्काई में पोल स्टार से डायरेक्शन फाइंड होता था, क्योंकि पोल स्टार ही है जो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता। ठीक है, अब देखो ये पोल स्टार है, कैसे देखो, कैसे स्पेस घूमता हुआ तुमको दिखेगा, तुमको लगेगा पोल स्टार फिक्स है। देखो पोल स्टार फिक्स है ना, इसको इमेजिन कर लो ये पोल स्टार है। क्या इमेजिन करना है इसको, हाँ, ये पोल स्टार है, ऐसा इमेजिन करना है। और ये जो है तुमको सारा स्टार ऐसा घूमता हुआ दिखेगा, तो ये एक्चुअली तुमको लगेगा कि पोल स्टार के चारों तरफ घूम रहा है, ऐसा दिख रहा है ना। कुछ देर तुम देखो इस स्लाइड को, बहुत मजा आएगा, उसके बाद तुम्हें पूरा आसमान रुकने के बाद भी चलता हुआ ही दिखेगा। ठीक है, तो अब देखो ये क्या लग रहा है कि जितना भी कॉन्स्टलेशन है सब किसके चारों तरफ घूम रहा है, हाँ, लग रहा है ना कि सब रिवॉल्व कर रहे हैं किसको, पोल स्टार को। और तुमको इसी कारण से जब तुम अर्थ से देखते हो तो तुमको सारा स्टार्स ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में मूव करता हुआ लगता है ना। और लगता है पोल स्टार अपनी जगह पे फिक्स है। भाई ये सब भी अपनी जगह पर फिक्स ही है, ये सब वही इल्यूजन है जो हमको बस पर होता है। जब हम बस पे तेजी से आगे बढ़ते हैं तो आउटसाइड का ट्री हमको हमसे दूर जाता हुआ दिखता है। ठीक है, ऐसा ही इल्यूजन होता है वहां भी। क्लियर हो गया। अब ये अर्थ है, अर्थ से हम देख रहे हैं, हमको क्या दिखेगा, हमको दिख रहा है कि ये अभी इधर था, ये जा रहा है इधर, दिख रहा है ना। ऐसा ये है अगर ईस्ट, तो ये क्या है, वेस्ट है ना। तो हमको क्या लग रहा है, हमको लग रहा है कि ये है मान लो कोई स्टार, ये लग रहा है ईस्ट से किधर जा रहा है, तो वेस्ट जा रहा है। सारा स्टार ऐसे ईस्ट से वेस्ट जाता हुआ दिखता है, इसीलिए सन भी ईस्ट से वेस्ट जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पोल स्टार मूव कर रहा है, बाकी सारा स्टार जो बाकी सारा स्टार मूव कर रहा है, पोल स्टार फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं। ये सब क्या हो गया, इल्यूजन हो गया। ये समझ में अच्छे से, आगे बढ़े। अभी आसमान देखना तुम्हें, आसमान अभी भी घूमता हुआ ही दिखेगा, है ना। अभी मैं इसको रोकूंगा लेकिन तुम्हें दिखेगा क्या, घूम ही रहा है ना।
लग रहा है थोड़ा हिल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। ये भी ब्रेन का इल्यूजन है, जो अभी तुम नहीं घूम रहा है या मैं रुका हुआ हूँ, नहीं घूम रहा है। जैसे मैं अभी हाईलाइट करता, देखो इसका पोजीशन देखो, तुम्हें लग रहा है ना, देखना इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, लेकिन तुम एक्सेप्ट कर रहे हो उस बात को, यही इल्यूजन है। ठीक है, कैसा डीप इल्यूजन दिखा तुमको, दिखा ना, वो अपने पोजीशन फिक्स है ना, अभी ये मूव कर रहा है। कुछ देर इसको रोकूंगा तब तुम्हें जाकर के ये स्टेशनरी लगेगा, नहीं तो अभी तुमको लगेगा, हाँ अभी तक तुमको घूमता हुआ दिखेगा। क्यों क्यों घूमता दिख रहा है? क्योंकि पिछले स्लाइड में हमको इसको इस डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्शन में घूमता देख रहे हो। ये जब रुकेगा ना, ये तुमको उल्टा अभी ऐसा घूमता हुआ लगेगा, नेक्स्ट स्लाइड में ऐसा घूमता दिखेगा, देखो लग रहा है ऐसा घूमता हुआ। हाँ, ये इल्यूजनरी इफेक्ट होता है, इसी इफेक्ट से सारा स्टार्स तुमको घूमता हुआ दिख रहा है। समझ गए बात को? मजा लगा कि नहीं लगा? है ना? तो चलिए भाई आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। अब है ओरियन कॉन्स्टेलेशन। अभी हम लोग अर्सा मेजर को देखे थे, नेक्स्ट वन इज ओरियन कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, इसको कभी लोग ओरायन भी बोलते हैं। ये कैसा लगता है? ये लगता है जैसे कोई हंटर बैठा हो, उसको देखते हैं। और ये कब दिखता है? विंटर स्काई में दिखता है। ध्यान ध्यान देना, समर सीजन में तुमको ओरियन नहीं दिखेगा। ये कब दिखेगा? विंटर स्काई में दिखेगा। तो अभी बेस्ट टाइम है, तुम देखो आसमान में तुमको दिखेगा। ठीक है, तो इसके पास कितना होता है? 8 ब्राइट स्टार होता है। कितना होता है? 8। इसमें जब तुम नोटिस करोगे ना, इसमें और भी स्टार्स है अदर देन दीज 8 स्टार्स। इसमें अराउंड 12 to 13 स्टार्स होता है, लेकिन जो प्रोमिनेंट स्टार्स है वो 8 ही है। ठीक है भाई। और ये कैसा दिखता है? ऐसा ही हंटर जैसा पोजीशन बनता है, इसलिए जो लोग, कई लोग हंटर कॉन्स्टेलेशन भी बोलते हैं, है ना, ओरियन कॉन्स्टेलेशन भी बोलते हैं। और ये पोजीशन लगता है जैसे कोई हंटर बैठा हो, है ना, उसका सिटिंग पोजीशन हो। ठीक है, और ये देखो 3 स्टार जो, ये कैसा लगता है? जैसे लगता है इसका हंटर का बेल्ट हो, नहीं लगता है देख करके? और ये सबसे टॉप वाला इसका हेड, और ये दोनों इसका आर्म्स को, और ये दोनों लेग को। ठीक है, देखो इस स्टार का नाम भी दिया है। इसका नाम क्या है? सीरियस, है ना? हाँ, क्या है? हाँ, ये कहां पर दिखेगा तुमको? यहाँ दिखेगा। कैसे? जैसे हम लोग पोल स्टार में क्या किए थे? पोल स्टार में क्या किए थे? ऐसा ऐसा था ना, तो ये दोनों को लाइन को ऐसा ड्रॉ किए थे, तो हमको दिखा था यहाँ पोल स्टार। उसी तरह से ओरियन का ऐसा बेल्ट को ड्रॉ करना, किधर? नीचे, है ना, साउथ की तरफ। और एक तुमको ब्राइट स्टार, ये सीरियस जो है ये ब्राइट स्टार है ना, क्या है ये? ब्राइट स्टार। ये तुमको जब ऐसा ड्रॉ करोगे इसका तीनों बेल्ट को कनेक्ट करके, तो तुमको ये स्टार क्लियरली विजिबल हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट है कैसियोपिया कॉन्स्टेलेशन, और ये एक महारानी थी, उसी के नाम पर, रानी थी उसी के नाम पर इसका नाम दिया गया। ठीक है भाई। और ये कैसा दिखता है? वही अभी जो दिखाया था, डिस्टॉर्टेड डब्ल्यू जैसा या फिर डिस्टॉर्टेड एम जैसा दिखता है। ठीक है भाई। और ये ऐसा सेटिंग पोजीशन हम लोग मानते हैं, ये कोई रानी थी, ग्रीक की क्वीन थी, कैसियोपिया उसी के नाम पर है। और ये इसका आर्म को, ये ऐसा सेटिंग पोजीशन को, और ये इसका लेग को डिनोट करता है। ठीक है भाई, याद रहेगा? लिखना चाहते हैं क्या? लिख लो। तो आज के क्लास में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, रिवोल्यूशन, रोटेशन और प्लैनेट्स को देखेंगे। ठीक है भाई।